फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर 1 पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर हम कुछ बेसिक उन वैज्ञानिकों के बारे में समझते हैं जिन्होंने हमारे फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए, और ना केवल फिजिक्स में, इस पूरे अर्थ के लिए और पूरे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान इन व्यक्तियों ने दिए। तो सबसे पहला देखिए कुछ कॉमन वो फिजिसिस्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। फिजिक्स का मतलब भौतिक वैज्ञानिक करता, और ये भौतिक वैज्ञानिक जो होते हैं हमारे, इनमें से सबसे पहला देखिए नाम लिख रखा है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नाम का जो व्यक्ति है हमारा, ठीक है, उसने बायरेंसी, ओके, बायरेंसी का प्रिंसिपल दिया। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि आर्किमिडीज ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल ऑफ बायरेंसी। बायरेंसी का मतलब होता है उत्प्लावन बल, है ना, पानी के अंदर जब कोई चीज़ तैरती है तो वो उसका प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने दिया। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कोई भी भारी से भारी वस्तु कैसे उठाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पुल बनते हैं, जैसे कि सिग्नेचर ब्रिज हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े पुल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लीवर चाहिए। लीवर का मतलब एक ऐसा जैक चाहिए जो उनको ऊपर लिफ्ट कर सके, उठा सके। तो उसके लिए, है ना, आर्किमिडीज ने साइंस दिया और प्रिंसिपल बनाया। तो ये कहाँ के थे ओरिजिनली? ये ग्रीक के थे। ओके, दूसरा है गैलीलियो गैलीलियाई। तो जो गैलीलियो गैलीलियाई थे वो उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ उनके कंट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं, तो उनके रूल को, हम सभी के रूल को हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, आगे आने वाले चैप्टरों में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इटली के थे। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री के पर्सन के द्वारा हमारे फिजिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, सिर्फ इसका डिस्कशन है। ठीक है, हाइगन्स नाम के एक व्यक्ति हैं। ओके, सी हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। उन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की भी होती है। ये हॉलैंड के थे। आइजैक न्यूटन था। न्यूटन ने तो बहुत सारे लॉ दिए थे, जिसमें ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप भी इन्होंने ही बनवाया। ये अमेरिका के थे, यूके के थे। और माइकलसन फैराडे, इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, ये भी यूके के थे। ओके, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज दी और लाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, ये भी अमेरिका के थे। ठीक है, देखिए अमेरिका से कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ। कारण यही था कि ये हमारे से 2-3 साल पहले टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एडवांस हो गए थे। टेक्नोलॉजिकली तो नहीं कह सकते, पहले इंडस्ट्रियली ये एडवांस थे। ओके, जिसकी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, पर फिर भी भारतीयों को कम नहीं। देखिए आगे पढ़ते हैं तो हर्ट्स, ओके, एच आर हर्ट्स ने, ओके, इनका पूरा नाम ना पढ़ के आप एच आर हर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किया और उनका प्रिंसिपल दिया, और ये जर्मनी के थे। और ये हैं हमारे जे सी बोस। ओके, ये इंडियन है, और इन इंडियन वर्सन ने ये बहुत बड़े भौतिक विज्ञान करता थे, और इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव की डिस्कवर की। ये इंडिया से थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंटजन की। डब्ल्यू के रेंटजन, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवर किया, जिस एक्सरे की वजह से आज हम अपने हड्डियों में फ्रैक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट है जे जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये अमेरिका के थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के पीछे गोल्डस्टीन के बारे में भी बात की जाती है, ई गोल्डस्टीन, पर हम जो मैन उनके बारे में बताया जाता है वो इन्होंने ही बताया। ठीक है, तो अगली बात है हमारी मैरी क्यूरी। तो ये मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की और पोलोनियम की खोज की, और साथ साथ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। ये पोलैंड देश की थी। ठीक है, पोलोनियम से पोलैंड आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ये जर्मनी के थे। ओके, अब इतने बड़े चार्ट में क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो जेसी बोस वाला याद कर लीजिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद कर लीजिए, हाइगन्स की थ्योरी याद कर लीजिए। ठीक है, न्यूटन के बारे में आपको पहले से ही पता है कि मोशन, फिर भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डिस्कवर किसने किया, ये बात क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो आइजैक न्यूटन ने किया। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको जरूर याद रखना है, पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत सारे टाइम में एग्जाम में 1 नंबर में पूछी गई कि वो डिस्कवर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम।
एक मिनट, उसी में एक चीज़ और रहेगी। हाँ, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की और कहाँ से वो थे। ठीक है, तो हैज़ विक्टर फ्रेंस विक्टर फ्रेनिक्स हैज़, इन्होंने कॉस्मिक रे की डिस्कवर की थी, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, और मिलिकन ओल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेज़र किया था सबसे पहले कि कितना चार्ज होता है, और ये भी अमेरिका के थे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को बताया, ये हमारे न्यूजीलैंड के थे। नील बोर ने क्वांटम मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, ये डेनमार्क के थे। और सीवी रमन, देखिए फिर से आ गया हमारे इंडियन। तो भारतीय कहीं पीछे नहीं है, भारतीय हमेशा से आगे रहे हैं। इन्होंने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक मतलब जब भी कोई पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराता है और टकराने के बाद दूर चला जाता है, वो भी गैस के पार्टिकल, तो उनके डिस्कवरी के बारे में इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन ने सबसे पहले बताया कि भैया सभी ये मानते थे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों एक जैसे ही एटम हैं, पर बेसिकली उनके अंदर ब्रूनिंग मोशन होती है। ये सारी बातें सीवी रमन ने हमें बताई। उसके बाद लुइस विक्टर डी ब्रोगिल ने वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वेव थ्योरी के ऊपर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो उन्हीं में डी ब्रोगिल ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल दिया, और उसने बताया कि जो नेचर होता है पार्ट लिक्विड का, वेव होता है, वो क्यों होता है, उसका कारण बताया। तो मैटर का भी वेव नेचर उन्होंने बताया। उसके बाद देखिए एक और इंडियन है हमारा एस एन बोस, इन्होंने क्वांटम स्टैटिक के बारे में बताया। क्वांटम स्टैटिक थोड़ा और मॉडर्न और हायर फिजिक्स थी, और ठीक है, इस फिजिक्स के बारे में उन्होंने हमें समझाया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉली ने एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताया, और उन्होंने बताया कि एक साथ, है ना, पॉलीगन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में हम ये समझते हैं कि साइमल्टेनियसली मूवमेंट और वेलोसिटी किसी मूविंग पार्टिकल्स का एक साथ निकालना मुश्किल है, बस हाँ उसकी हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी जो है वो h/2 के ग्रेटर देन और इक्वल टू के बराबर होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी फिजिक्स के कंस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा फर्मी। तो फर्मी जो था वो न्यूक्लियस फिक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, पर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखिए मैं बताता हूँ कि देखिए आपको पढ़ने तो सारे हैं, याद तो आप सारे करने का प्रयास कीजिए, पर कुछ ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे कि हमारा ये जो अर्नेस्ट ऑरलैंड ऑरलैंड लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज की। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी बाध्य भट्टी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी गति से निकला करते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बंदूक बनाया था इन्होंने। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसी की वजह से हम आज टीवी और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं हमारे पास, उन सभी को मूविंग मोशन के अंदर देख पाते हैं, क्योंकि अगर वो साइक्लोट्रॉन का मोशन नहीं हो पाता तो हम और कुछ नहीं देख पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। आप ईंट पर नाच के द्वारा इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, है ना, टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। ईंट, है ना, पर पे से प्रोटॉन, और रदर से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। फिर ना यानी न्यूट्रॉन, और च यानी जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ईंट पर नाच इस तरीके से बन जाएगा। ओके, बेसिकली ये सिर्फ याद करने के लिए है, वास्तव में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं कि एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की, वो है सी एच टाउन्स ने लेज़र की खोज की। और ये लेज़र वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊं, कम से कम 5 बार मैंने देखा है आते हुए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखना है। और एक और आता है चंद्रशेखर लिमिट, एक और देखिए इंडियन है, इन्होंने एक ऐसी लिमिट बताई जो इस संसार में आज तक कोई पार नहीं कर पाया। यानी कि हम अगर किसी चीज़ को नाप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, तो कितना लंबा नाप सकते हैं भैया? ज़्यादा ज़्यादा 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। पर इन्होंने तो एक ऐसी लिमिट लगा दी कि ये यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी को नाप कर बता पाए। तो ऐसे थे हमारे
चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है होमजी भाभा। इनका कंट्रीब्यूशन कभी भुलाया नहीं भूला जा सकता। इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की खोज की और इन्हीं के नाम पर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, होमजी भाभा। और एक पाकिस्तानी भी है, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में बताया, और ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था। पर जो हमारे इंडियंस ने किया वो काबिल तारीफ़ था। जॉन ब्रैडन ने ट्रांजिस्टर की खोज की। ट्रांजिस्टर की वजह से ही आज हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर क्रांति ऐसी आई कि बड़े बड़े जितने भी आईसीज थे वो बहुत छोटे छोटे आईसीज के अंदर कन्वर्ट हुए, और उसके बाद ही हम बहुत छोटे छोटे गैजेट्स को देख पाए, वरना हमारा जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ साइंटिस्ट द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फोर्सेस के बारे में समझेंगे जो हमने नीचे भी देखा था पास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे कि स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की का कौन सा सिद्धांत है स्टीम इंजन पर काम करता है? तो स्टीम इंजन जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अगला है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, वात्या भट्टी। तो वात्या भट्टी कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे जैसे कंट्रोल फ्यूजन होता जाएगा न्यूक्लियर भट्टी से हम बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर पाएंगे, और उस एनर्जी को हीट के तौर पर, और उस हीट से स्टेम और स्टीम से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे थर्मल एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियो एंड टेलीविज़न। तो रेडियो टेलीविज़न किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये जनरेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसमें एक जगह सेंडर होता है और दूसरी जगह रिसीवर होता है। हमारा रिसीवर का एंटीना या डिश जो हमने छतरी के रूप में लगाया होता है वो रिसीवर होता है, और एक व्यक्ति जैसे कि मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, और वो सैटेलाइट से होते हुए आपके फ़ोन में आ रहा है। तो ये फ़ोन हो चाहे रेडियो टीवी टेलीविज़न, ये सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, जनरेशन एंड प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम जो भी डाटा भेजते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक के ऊपर काम करता है। डिजिटल लॉजिक क्या होता है? 0 और 1। कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करता है। अब आता है वो टॉपिक जिसके बारे में पेपर में कई बार आया है, और इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, देखा होगा आपने पीछे कि इन इसकी खोज किसने की थी? लेज़र की, है ना। तो हमने बताया भैया लेज़र जो था उसकी खोज जो थी वो C.H. टावरन, है ना, टाउनस ने की थी, C.H. टाउन्स ने। तो C.H. टाउन्स के द्वारा जो खोजी गई है हमारी डिस्कवरी थी, इस डिस्कवरी को यहाँ पर देखिए यूज़ किया गया है कि किस सिद्धांत पर वो काम करता है। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे लेज़र की बंदूक, और वो लेज़र गन से जो बहुत सारे वो एक सीधी और बहुत लंबी दूर तक की एक लाइट निकलती है, तो वो होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसमें क्या करते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक बीम लेते हैं, और उस बीम को बनाने के लिए, उसको यूनी डायरेक्शन करने के लिए हम उस पर इंडक्शन देते हैं और एमिशन करवाते हैं, और एम्प्लीफिकेशन के कारण होने वाले एमिशन की वजह से उसमें इतनी बढ़िया और इतनी स्टैंडर्ड एक लेज़र बीम बनकर तैयार हो जाती है जो कई किलोमीटर तक दूर जा सकती है, और बड़े बड़े लेज़र तो कई हज़ार किलोमीटर तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाया जा सकता है? तो सुपर कंडक्टिविटी के द्वारा तैयार किया जा सकता है, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा रॉकेट प्रपल्सन, यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर उड़ता है? तो जितने तेज़ी से वो नीचे ताकत मारेगा उतने तेज़ी से वो ऊपर उड़ेगा। ये बात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पता होती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रॉकेट प्रपल्सन होता है, ठीक है। देखिए ये वैज्ञानिक ने बाद में नियम दिया था, काम तो ये पहले ही करते थे, पर उनका जो नियम था वो ये बताने के लिए था कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये कैसे का जो कारण था वो ये बताता है। पर आपको एक बात याद रखना है, फिजिक्स जो है वो क्यों का आंसर कभी नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कह दे ये सूरज चमकता है, क्यों? तो एक फिजिक्स का जो व्यक्ति है वो क्यों का आंसर कभी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो कैसे का आंसर दे सकता है कि फिजिक्स ये सूरज कैसे चमक रहा है ना, उसके अंदर की रिएक्शन बता देगा आपको, उसका विज्ञान बता देगा, पर क्यों का आंसर फिजिक्स वाला नहीं दे सकता। हमें नहीं पता भैया क्यों हो रहा है ये,
क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल चीज जो भी एक्टिविटी है, रात हो रही है, क्यों हो रही है भैया, क्यों हो रही है, मतलब वहां तो हम कह सकते हैं कि हाँ सूरज जो है वहां से चला गया इसीलिए, पर वहां पर भी क्यों का आंसर नहीं दिया हमने, कैसे का आंसर दिया कि रात कैसे हो रही है। ओके, तो याद रखना है आपको कि फिजिक्स क्यों का आंसर नहीं देता। तो क्यों का आंसर कौन दे सकता है, तो क्यों का आंसर देता है फिलोसफर, जो फिलोसफी, जो पीएचडी होल्डर या फिर जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो फिलोसफी या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में गहन और बहुत बारीक अध्ययन करते हैं, वो ही सिर्फ इसको बता सकते हैं। हम सब तो फिजिक्स के रूल को याद करते हैं, उनको समझते हैं और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, हमें ये जानने का इच्छा नहीं होती कि वो रूल क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये हमारा टारगेट है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। तो जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होती है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये काम करती है। एरोप्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है, एरोप्लेन बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक पर काम करता है। नीचे और हवा, देखिए एरोप्लेन में क्या होता है कि एक ऐसा शेप एरोप्लेन को दिया जाता है जिसकी वजह से एरोप्लेन उड़ने लगता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की हवा और नीचे की हवा, तो हवा का जो प्रेशर होता है वो जैसे ही इस एरोप्लेन पे आता है तो हवा कुछ तो ऊपर चली जाती है और कुछ बिल्कुल सीधी आ जाती है। सीधी हवा पहले पहुंचती है, जो ऊपर आने वाली देर में पहुंचती है, जिसकी वजह से इसको एरोडायनेमिक की वजह से, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से जो आने वाला गैप है वो गैप इसको ऊपर की तरफ उठा देता है और एरोप्लेन ऑटोमेटिक आगे से उठने लगता है, एक लिफ्ट लेता है। ठीक है, और झुकाने के लिए इसके अंदर यहाँ पर दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और वो पंखे इसको ऊपर और नीचे उड़ाने में सहायता करते हैं। और साथ ही साथ इस पर लगे हुए ब्लेड्स जो इसके ऊपर विंग्स में होते हैं, वो विंग्स में लगे हुए ब्लेड इसको नीचे और ऊपर की पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है भैया, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली नाम के व्यक्ति ने बताया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से ऐसा हो रहा है, और उन्होंने बताया कि जब कोई एक स्विमर या फिर जब कोई एक व्यक्ति स्पिन बॉल फेंकता है तो क्यों वो बॉल टर्न कर जाती है। तो ये सारी जानकारी किसमें से मिली, बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स से मिली। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स एक्सेलरेटर्स। तो कैसे वो काम करता है, वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सोनार। ठीक है, सोनार से क्या होता है कि दूर रखी कोई वस्तु पर हम एक ऑडियो की आवाज़ भेजते हैं, साउंड भेजते हैं, वहाँ से वो टकराती है और टकराकर वापस हमारे पास आती है, तो ये पता चलता है कि कितनी गहराई में कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, सोनार, तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स तैयार की जाती हैं और बेसिकली ये जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं ना, ये इसका यूज़ करते हैं। और जैसे कोई पनडुब्बी नीचे है या फिर पनडुब्बी भी इसका यूज़ करती है कि ऊपर से कोई हमारे पे हमला तो नहीं कर रहा, तो कोई जहाज़ कितनी दूरी पर है, वो क्या हलचल कर रहा है, ये सारी जानकारी सोनार, साउंड ऑडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग, एम्पलीफिकेशन एंड रेंजिंग के अकॉर्डिंग होता है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करता है। प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ये वे तार होते हैं जो हमारे टेलीफोन वायर में लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो टेलीफोन वायर्स थे, उन टेलीफोन वायर्स के अंदर एक ऐसा तार होता था जो अजीब सा था। ठीक है, जो फाइबर का बना था, और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से बिना किसी ऑडियो साउंड के सिग्नल की क्षति के पूरी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी उस समय की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो वो थिन ऑप्टिकल फाइबर इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, हमारा जैसे कि फोटोग्राफिंग होती है वैसे ही। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप तो बहुत सारे देखे होंगे लेबोरेटरी में, छोटे छोटे, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, और हमारे पास वो चीज़ दिखाई देती है
बहुत बड़े लेवल पे। पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जो बाल को एक बकरे जितना मोटा करके दिखा सकते हैं। तो ये जो होता है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर काम करता है। ये 1 नंबर का पेपर में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा फोटो सेल। तो फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद आता है फ्यूजन टेस्टर रिएक्टर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक कन्फीमेंट्स ऑफ प्लाज्मा के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, फिर रेडियो टेलीस्कोप जो होता है और वो भी कैसा, जेंट मतलब राक्षस, और राक्षस का मतलब इतना बड़ा टेलीस्कोप जो बहुत दूर तक की, कई हजार किलोमीटर तक की दूरी को देख सकते हैं। तो वो डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? टैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय द लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि किसने वैज्ञानिक, ठीक है, तो हमने दो अलग अलग बातें पढ़ी। और एक तो हमने पढ़ा था कि कौन सा सिद्धांत करता व्यक्ति ने क्या सिद्धांत दिया और वो किस देश का था। आगे हमने ये पढ़ा कि किस सिद्धांत के आधार पर कोई चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फोर्सेस की। हमने यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के आधार पर हम कुछ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसको हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि इस संसार में बहुत सारी बल एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। आपने देखा कि ईंट पत्थर दीवार से चिपके हुए हैं भैया। ठीक है, दीवार के अंदर चूना लगा रखा, वो दीवार पे चिपका हुआ है। मैं चौक मिट्टी से नॉर्मल एक कुछ लिख देता हूँ बोर्ड पर तो वहीं चिपक जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े पेज जो होते हैं वो नट टाइट करने पर चिपक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। हमारे छत पर घूम रहा पंखा जो होता है वो छोटे छोटे नट बोल्ट पर टिका होता है, जबकि इतने पतले नट बोल्ट जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल पंखे के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, पर वो फिर भी पंखा उसे पंखे पंखे को वो झेल लेता। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमारे कुछ फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो हम दो प्रकार की फोर्स संसार में देखते हैं। एक तो होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक होती है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, और माइक्रो का मतलब MICRO, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पे। तो दो लेवल की फोर्सेस हैं। मैक्रो लेवल की कैसी फोर्स होती हैं? ये कुछ स्पेशल फोर्स होती हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, कॉन्टेक्चुअल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारी की सारी फोर्स हमारी मैक्रोस्कोपिक फोर्स होती हैं। यानी कि मस्कुलर का मतलब होता है हमारे हाथ के द्वारा लगाया गया बल, हम हाथ से धकेलते हैं किसी चीज़ को तो वो मस्कुलर फोर्स है। कॉन्टैक्चुअल फोर्स ऑफ सपोर्ट एंड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। फ्रिक्शन कैसे फोर्स है? घर्षण जिसे हम कहते हैं। जब हम ज़मीन पर, है ना, धक्का लगाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे वाली वस्तु हमें आगे की तरफ धकेल देती है। वो नीचे की वस्तु क्या है? हमारी सतह है। सतह अगर चिकनी हुई तो वो धकेलने का काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए रफ सरफेस हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए जीने जो होते हैं, हमारे स्टेयर जो होते हैं, वो टाइलों से नहीं बने होते। स्टेयर्स के ऊपर टाइल ना लगाकर हम क्या लगाते हैं? ऐसा मसाला या ऐसा चूना या फिर ऐसे पत्थर लगवाते हैं जिस पर घिसाई हो रखी हो, या फिर कोई व्यक्ति उस पर आसानी से फिसले नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, याद रखना, विरोध करने वाला फोर्स है। अगर ये विरोध नहीं करेगा तो ये फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, जैसे कि टाइलों में नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा कि स्प्रिंग भी बल लगाती हैं। स्ट्रिंग के अंदर का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, जब हम किसी रस्सी को ऊपर झूलते हैं, लटकते हैं, तो वो रस्सी भी हमें नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाती है, जिसकी वजह से वो हमें वहीं पर स्थिर रोक देती है। ओके, अगला है हमारा विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। ये क्या होता है? जब हम पानी के अंदर कोई चीज़ को फेंकते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, और वही बल हमारा विस्कस फोर्स है। बाकी विस्कस फोर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी की जो लेयर होती है ना, हर लेयर एक अलग ताकत के साथ बहती हैं, उनके अंदर अलग अलग उनका घनत्व होता है, अलग उनका वॉल्यूम होता है, और अलग उनकी हाइट होती है। तो उसी के आधार पर वो जो बल लगाती हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो विद्युत बल होती है हमारा। फिर है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल।
तो ये सारे के सारी हमारी मैक्रोस्कोपिक फोर्स है ना। और ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं ये जिसके कारण उत्पन्न होती हैं वो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। इन दोनों फोर्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही होती हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर हम देखें, यानी कि बहुत छोटे या सूक्ष्म संसार को देखें, तो सूक्ष्म चीज़ें जो होती हैं वो दो फोर्स और चाहिए, यानी कि ये दोनों तो होते ही हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो होने ही होने चाहिए। इनके साथ साथ दो फोर्स और चाहिए जो कि माइक्रोस्कोपिक के अंदर लग रहे होते हैं। वो कौन से हैं? आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट द फोर्स वेरियस न्यूक्लियस एंड द एटम्स एंड द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो बहुत परमाणविक और केंद्रीय अवस्था की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी के लिए जो दो छोटे छोटे फोर्स की जरूरत होती है वो पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर की तरफ परमाणु के अंदर या परमाणु के एटम पर, है ना, पूरे एटम पर जो बल लगाता है वही न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, आगे बाकी डिस्कवरी की वैज्ञानिकों ने, और डिस्कवरी के अंदर दो नए नाम, एक नया नाम और दिया, वो है गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल के बारे में हम आगे समझेंगे, पर फिलहाल ये समझते हैं कि ये बल कैसे होते हैं और इनका आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया चार प्रकार की बल हो गए। पहला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई फोर्स, और चौथा जो है वह हमारा हो गया वीक न्यूक्लियाई फोर्स। अब नीचे लाइन लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। तो चार अलग अलग बल हैं, इनका रेशियो क्या होगा? तो यानी कि हमारा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, है ना, और हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, अगर इनका रेशियो हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके बाद हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम इन सब का रेशियो देखें, तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये होता है 1:10⁻⁶ और सॉरी 25। यानी कि अगर एक व्यक्ति, अगर इन दोनों के फील्ड की बात हम करें तो ये सिर्फ 1 गुना है और ये 10⁻25 गुना है। यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज़्यादा है। जबकि इसी तरह अगर हम रेशियो निकालें इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो वो 10⁻36 है, और जो नेक्स्ट है हमारा वो 10⁻38 है ना। 10 की पावर कितना है? 38। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा आपको यहाँ इनकी ताकत से लग गया होगा। सोचो एक एक जीरो बढ़ती जाती है तो 10 गुना होता जाता है, तो यानी कि ये 25,000 गुना है। इतना 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 बड़ा गुना होता है ये, क्या अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ओके, पर अभी हम एक एक करके इन सभी फोर्सेस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और कैसे डेवलप यह होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शंस बिटवीन द टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट का, दो वस्तुओं का, है ना, जो इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके मासेस का क्या होता है? अट्रैक्शन के कारण जन्म होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है। हमारा कौन कौन से प्रकार का होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा वो, मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव। एक तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यूनिवर्सल होता है, पूरे संसार में लगभग हर जगह एक जैसा लग रहा होता है। पर कुछ जगह एक्सेप्शन है, जैसे कि हम अगर अपनी अर्थ की बात करें तो अर्थ पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत कम है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है। यानी कि फिर भी कहीं ज़्यादा महसूस होती है, कहीं कम महसूस होती है, पर बेसिकली वो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है, ठीक है। और कैपिटल जी, ये दो अलग अलग फोर्स हैं। एक बार याद रखिए, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था जी बराबर जी एम एम, ठीक है,
Gm/r²। तो हमने क्या देखा था, तो हमने यही देखा था कि इन दोनों के बीच में भी एक संबंध है। एक हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, नियतांक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। पर बेसिकली जब भी हम बल की बात करते हैं तो ये भी फोर्स होता है और यहाँ पर भी फोर्स लगता है। अब ये फोर्स इसका मल्टीपल ज़रूर होता है और ये भी इसका मल्टीपल होता है, पर हम दोनों को अलग अलग लेकर चलते हैं। ठीक है। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि एक पूरे ब्रह्मांड की बात करता है और एक जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तभी बात होती है। ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। कहता है कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट बॉडीज टू ऑफ मास m1 एंड m2। दो बॉडी हैं जिनका मास m1 है और m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा होता है ना वो उनके प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। ये हम 12वीं क्लास में हम इसको और अच्छे से, सॉरी इसी 11वीं क्लास के हम अगले चैप्टर 2-3 चैप्टरों बाद इसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हमारा जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बदलता नहीं है, और ये सिर्फ हमने कल्पना मात्र से निकाला है, इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, कैलकुलेट जरूर किया है, पर ये क्यों है इसका आंसर फिजिक्स के पास नहीं है। ये कैसे काम करता है ये पता है, पर क्यों है ये नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस संसार में चिपके हुए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल यानी धक्का मारकर भगाएगा नहीं आपको। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडियों के मास के। ओके, एंड इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। LAW था, ये एक्चुअल में गलती से ऐसा हो गया है। इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, लॉ का मतलब सिद्धांत। ओके, तो ये क्या करता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेशन यानी कि ये बहुत लंबी रेंज का बल होता है और इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखा होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलने में मेरा बल लग रहा है, पर ये जो बल है वो तभी काम करेगा जब हम मुझे एक मीडियम मिलेगा, और मीडियम क्या है? हवा। अगर ये हवा नहीं होगी ना तो मेरे मैं द्वारा जो बोली हुई बातें हैं वो आपके कान तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। जैसे कि चंद्रमा पर आप बोल लो, आपकी आवाज़ दूसरे पड़ोसी तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं संपर्क साधने के लिए, ये एक अलग मैटर की बात है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉडीज, है ना। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उनकी उपस्थिति कितनी दूर है कितनी पास है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, है ना भैया। ये इतनी वीकेस्ट फोर्स है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सोचो, कमज़ोर है तो टिके हुए हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो हिल भी नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए बहुत बढ़िया भगवान ने या फिर नेचर ने ये बहुत अच्छा बनाया है कि ये कमज़ोर से कमज़ोर फोर्स है ताकि हम चल फिर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसका विरोध भी कर लेते हैं, रॉकेट जैसी चीज़ बनाकर या फिर एरोप्लेन जैसी चीज़ों के अंदर आराम से उड़कर ग्रेविटी का विरोध भी कर जाते हैं। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं, उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। ये प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल है, प्रकृति सभी के लिए बराबर काम करती है, चाहे वो उसका विरोध करे चाहे वो उसका साथ दे। ठीक है, हाँ, दोहन नहीं करना चाहिए प्रकृति का। नेक्स्ट हमारा इट इज़ द सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल मतलब इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। जैसे कि दो बॉडी हैं और उन दोनों की बॉडी के केंद्र से होकर ये बल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर वो अपना पूरा बल का निचोड़ लगाते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये कि ये केंद्र से होगा, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक लगेगा ना। ये केंद्र से शुरू होता है जैसा कि ऊपर दिखाया और दूसरे वाले के केंद्र तक लगता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब इसको संरक्षित किया जा सकता है। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द पाथ इंडिपेंडेंट। और ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते, है ना। इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता कि ये कहाँ से कहाँ चला गया।
ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज थ्रो टू बी कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन। ठीक है, तो यानी कि जो ग्रेविटोन होते हैं वो क्या होते हैं कि दोनों बॉडी के द्वारा बलों का एक्सचेंज, यानी कि कारण क्या होता है, आदान प्रदान। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज थ्रो इज टू बी कास्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटोन। तो ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो ग्रेविटोन होते हैं, जो बल के रूप में दूसरे के द्वारा महसूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होते हैं? तो ऑल द बॉडीज फेल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय देम बाय द अर्थ, है ना। इस संसार में हम जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो सारे नीचे इसीलिए आती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और पृथ्वी के अंदर लाकर चिपका देता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या बता रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न, ये गवर्न है, आर एन है, गवर्न्स, गवर्न का मतलब होता है उसके ऊपर अप्लाई करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो सैटेलाइट होता है ना, हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे हम कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, जैसे कि एप्पल हो गया, तो ये सारे के सारे सैटेलाइट ऊपर जाकर क्या करते हैं, हमारे ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी की सतह पर चिपक जाते हैं। ओके, अगर ये ग्रेविटेशन ना हो तो वो उधर चिपक नहीं पाएंगे और वो अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल जाएंगे, और फिर हम सिग्नल का इंतजार करते रह जाएंगे। एक बार मैसेज टाइप करेंगे, पता नहीं कितने दिनों बाद वो शायद मिल पाए, और हो सकता है ना भी मिल पाए। ठीक है, एंड द मून ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, और मून जो होता है वो सूरज के चारों तरफ भी कैसे घूम रहा है, इसका कारण भी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो ग्रेविटेशनल प्ले अ की रोल इन द फंडामेंटल एंड द इवोल्यूशंस ऑफ द स्टार गैलेक्सीज एंड गैलिकेट्स, है ना, क्लस्टर्स। तो ये जितनी चीज़ें अंतरिक्ष में अंदर हम देखते हैं, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो तारा मंडल हो, और चाहे वो टूटता तारा हो, ये सारे के सारे चीज़ें ग्रेविटेशन के कारण ही ऐसा होता प्रतीत होता है ना। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हमने बात किया था कि भैया आपने देखा होगा कि मैं एक नट है उसे टाइट कर देता हूँ, और टाइट करने के बाद छोड़ देता हूँ और उसके ऊपर अपनी कार दौड़ाता हूँ। ठीक है, यानी कार के जितने भी पहिए होते हैं उन सभी में नट लगा होता है ना, उसे टाइट करने के बाद बड़े आराम से करता हूँ। और अगर पहिया निकल गया तो क्या कर लोगे? ठीक है, देखा होगा आजकल बहुत महंगी महंगी 6-6 लाख 12-12 लाख की बाइक्स आती हैं और 200-300 की स्पीड से चलती हैं। तो उनकी जो स्पीड है, अगर सोचिए वो स्पीड में अगर कोई नट खुल जाए तो क्या होगा? उसके तो अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे, पर व्यक्ति भी परलोक सिधारेगा। तो ये क्या कारण है, हम जो उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं वो कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लिंग की वजह से उस पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं। कूलम क्या कहता है? कूलम कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस r इन अ वैक्यूम इज गिवन बाय F बराबर K, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, दो चार्ज बॉडी, है ना, एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, तो वो बल कितना होता है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ के हमारा कांस्टेंट होता है और के का मान हमारा 9 × 10⁻⁹ होता है। ओके, तो बेसिकली आपको क्या समझना है, के की क्या हमारा परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस होता है, और ये डिपेंडेंट भी होता है एप्सिलॉन नॉट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो और ये हम सारी बातें ट्वेल्थ क्लास में और अच्छे से समझेंगे, पर फिलहाल आपको यही समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होती है। हमने 4 प्रकार के बल की बात की थी। 4 प्रकार के बल में सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स था, और दूसरा फोर्स के बारे में हम अब बात कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कह रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, है ना। तो कोई भी चार्ज, कोई भी पार्टिकल्स अगर इलेक्ट्रॉन का अगर तार से बह रहा होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी एक कंडक्टिंग वायर से, है ना, प्रति सेकंड निकल कर बाहर आगे की तरफ भागे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग वेरी हो जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है।
तो दिस फोर्स डिपेंड ऑन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से डिपेंड होती है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ऑफ देयर वेलोसिटी एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स आर इनसेपरेबल। तो यानी कि ये दोनों जो फोर्स होती हैं वो एक दूसरे में इंटर रिलेटेड होती हैं। एंड कंसिडर एज द टू फैक्ट्स ऑफ जर्नल फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही होती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, वो प्रॉपर्टी मैं एक करके आपको पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, या फिर ये अपनी तरफ खींच सकता है या फिर धकेल भी सकता है। ठीक, तो the like charges also repel each other and unlike charges attract each other. it obey the inverse square law, और ये inverse square law को फॉलो करती है। कैसे? f is directly proportional to 1/r स्क्वायर, यानी कि रेडियस की जो वैल्यू है उसके जैसे जैसे रेडियस यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसके बीच में जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो भी घटता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी उनका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि इट ओबे स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर्स एनी इन्वेस्टिगेटिंग मीडियम्स फॉर दिस ऑपरेशन। अगला है इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होंगे। ठीक है, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, वो पूरी तरह सभी चीज़ को संरक्षित रखने की ताकत रखेगी। इट इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इट इज़ कासेस बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन वाई बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये क्यों बनता है? दो चार्ज पार्टिकल के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ फोटोन को एक्सचेंज करने की वजह से बनता है। ठीक है, ये कितना टाइम ज़्यादा है? तो ये 10⁻36 टाइम ज़्यादा है, 36। यहाँ जो मिस प्रिंट हो रखा है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ 10 टाइम नहीं, 10⁻36 टाइम ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किससे ज़्यादा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, याद रहेगा बिल्कुल। तो अब इसके बाद जो बची हुई टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।